हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर्स को और हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसको पहले हमने देखा था कि 2022 तक 6 पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू विजन आईएएस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर जो है वो ओवरव्यू का जो चैप्टर है उस वाले में आपको 3 फेज में डिवाइड कर रखा है उन्होंने। पहला फेज़ वो 1947 से लेकर 62 बताते हैं और 47 के बाद 62 के बाद जो है वो आपका 1991 और उसका 1991 के बाद उसके ऑनवर्ड्स जो भी पॉलिसी रही है। क्योंकि हालांकि ये डिवीज़न अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर आप रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये डिवीज़न मिलेगा। ठीक है। और ये ठीक भी रहता है डिवीज़न, बट यू नो कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा और क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, तो थोड़ा सा इवेंट को और एक्सपेंड करते हैं हम लोग और हम फेसेस को जो है थोड़े कम कम ईयर्स में डिवाइड करके चलते हैं। तो वहाँ पे हम 6 फेसेस देख चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने अलग से सेपरेटली बना दी है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट। उससे पहले मैं एक बार दोबारा से वो करना चाहूँगा कि हमारी जो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी वो कैसे 1947 जब हम स्टार्ट हुए थे, जब देश आज़ाद हुआ था, तो आपको पता है कि हमारे पास 2 सिचुएशन थी। एक तो था कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी और दूसरा क्या था कि इंडिया के बाहर सिचुएशन क्या थी। अगर इंडिया के अंदर की सिचुएशन की बात की जाए तो इंडिया के अंदर की सिचुएशन ये थी कि हमारे पास लेगेसी के रूप में नेशनल मूवमेंट था और लेगेसी के रूप में दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश के द्वारा दिया हुआ हमें वो एक कहते हैं ना कि मतलब एक ऐसी चोट जो शायद बहुत लंबे समय के बाद जाके वो ख़त्म हो, जो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ कर गए वो लोग। दूसरी बात, वो लोग हमारे यहाँ पे जो है फूड क्राइसिस छोड़ के गए। ठीक है। तीसरा जो है वो पॉवर्टी जो है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो छोड़ के गए। ठीक है। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंटली वो जानबूझ के एक ऐसी प्रॉब्लम बना के गए कि जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी प्रॉब्लम बन के रह गई। दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। और डिफेंस और सिक्योरिटी तो थी हमारी चैलेंज। ये सारे चैलेंजेस जो हमारे लिए ब्रिटिश की एक लेगेसी कह सकते हैं आप, लेकिन ये हमारे नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव लेगेसी हमारे पास थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेगेसी। साथ में महात्मा गांधी के वो सुपरविजन्स और साथ में जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी लीडरशिप हमारे पास थी। ये हमारी जो है एक उपलब्धि थी, हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। साथ में जो है हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्राप्त जो है हमें जो वहाँ से जो एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर हमें पहले से ही जो है जो मतलब हमें विरासत में मिल गई थी इस पूरे के पूरे मूवमेंट के प्रोसेस में, वो हमें जो है हमेशा काम आने वाली थी फ्यूचर टाइम में। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो चैलेंजेस, जो लेगेसी ब्रिटिश छोड़ के गया, वही लेगेसी हमारे सामने जो हमारे फ्यूचर चैलेंजेस थे या हमारे सामने करंट चैलेंजेस थे। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो में जाए तो इंटरनेशनल सिनेरियो में आप जानते हैं कि पहले 1945 से पहले जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उससे पहले दुनिया जो थी वो यूनिपोलर थी, जिसमें ब्रिटिश जो है पूरी दुनिया के 2/3 हिस्सों पर राज कर रहा था। उसके बाद जो है जब 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसमें से एक हिस्सा जो है उसमें यूएसए आ गया और एक तरफ जो है यूएसएसआर आ गया और दुनिया बाइपोलर बन गई। और बाइपोलर के अंदर जो है इन दोनों के बीच में इस बात का टसल शुरू हो गया कि कौन से 2 देश जो हैं वो यूएसए की तरफ जाएंगे और कौन से यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। तो ये जो है दुनिया भर में ये प्रॉब्लम चल रही थी। अब ऐसे में हम लोग क्या करते, हम क्या पॉलिसी लेते, ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था हमारे आगे। ठीक है। और उसके लिए आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या बातें की। हमने जो लास्ट क्लास में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, बट एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूँगा। 1947 के बाद सबसे पहले तो क्या हुआ कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए थे। साथ में इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडिया, दैट वाज आर आल्सो मेजर टास्क जो हम अंदर करने लग गए थे। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो 3 देशों के साथ चल रहा था। एक तो ये था कि आपका एक साइड में जो है आपका वियतनाम, एक साइड में आपका कोरिया और एक साइड में जो है आपका कोंगो। ठीक है, कोंगो। और तीनों जगह पे इंडिया ने बहुत सुपर पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले हमने जो है यहाँ आपका जो है इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन वियतनाम अलॉन्ग विद कनाडा प्लस पोलैंड, इन दोनों के साथ मिलकर हमने वहाँ सेटल करवाया। उसके बाद जो है न्यूट्रल नेशंस कमीशन जो है वो आपका न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन जो है वो हम लोगों ने जो है कोरिया के अंदर जो है उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया और इंडिया और पाकिस्तान की दोनों जो है पीस कीपिंग फोर्स जाकर वहाँ पर सेटल करके आई प्रॉब्लम को। उसके बाद जो है घाना के अंदर भी जो है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के फोर्सेस गई और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर हैंडल किया। ये 3 मेजर चीज़ें हमारी उस टाइम पर हम लोगों ने अचीव की। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि भाई हम लोगों ने आपका जो है
1954 देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 3 मेजर स्टेप्स नेहरू जी ने वहाँ पे लिए। उसके बाद एक चीज़ और है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उस तक जो पहुँचने का जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगा। पहले मैं प्रोसेस सबसे पहले पीछे क्या आना चाहूँगा कि देखो बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे कंधों पे है वो कौन सा आर्टिकल देता है। पहली बात तो हमें अगर जैसे बोला जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बताइए तो कौन सा है, तो दैट विल बी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बातें करता है, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर वो ये बात कहता है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन द पीस एंड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल क्या कहते हैं पीस और सिक्योरिटी हमें जो है मतलब कि मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें फोस्टर करना है क्या कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको जो है हमें रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, हमें उनको जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो है उसके साथ क्या कहते हैं मतलब उसको इनकरेज करना है उसके लिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें जो है उसके इंटरनेशनल जितने भी लॉज होते हैं उसको हमें फॉलो करना है, ट्रीटीज़ को हमें फॉलो करना है, उसे मानना है, और साथ में जो है मतलब कि आपका हमें जो है मतलब कि अल्टीमेटली जो है मतलब कि कहते हैं ना कि जितने भी जो मतलब हमारे इश्यूज़ होंगे, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे उसको हमें जो है मतलब इंकरेज करना है कि हम उसे आपका जो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो है हम उसका सॉल्यूशन निकालें। ये 4 मेजर चीज़ें हमारे सामने थी। ये हमें यूनाइटेड नेशन की तरफ मतलब कि और दुनिया भर में भी हमें ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन मेनली हमारा यूनाइटेड नेशन को कंसर्न करने की है। और ये हमारा इंटरनेशनल जो है आपका पीस एंड सिक्योरिटी का जो आर्टिकल 51 है इसमें भी ये चीज़ें मेंशन है चारों। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारे पास जो है एक और फेज़ है जिस फेज़ में हम बोलेंगे कि हम कहाँ कहाँ चल रहे थे। एक तरफ हमारी तरफ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक तरफ था डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जिसको हमें सपोर्ट करना था, और दूसरी बात यह है कि हमें दुनिया भर में जो है मतलब कि जो है एक कॉपरेशन का जो है भाव लेके आना है। यूनाइटेड नेशन के लिए भी सबको जो है क्या कहते हैं मतलब कि तैयार करना है कि जिससे कि भाई सारे देश जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए और किसी भी फ्यूचर की जो अपकमिंग इवेंट्स है उसको या तो संभाला जा सके या टाला जा सके। इसके लिए वी हैव टू मेंटेन दिस डेकोरम। दूसरी चीज़ क्या हुई, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो एक साइड एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि पहले तो 3 जो हमने मेजरली जो आसपास की जो आपका कोरिया, वियतनाम और ये आपका कॉन्गो, इन 3 देशों में जो हमने मिलिट्री जो मतलब हमने जो यहाँ पे शांत करवाया। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस था, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमारे सामने जो 3 चीज़ थे, तो यूनाइटेड नेशन की तरफ था, चलो हमने यूनाइटेड नेशन का हमने रिस्पेक्ट किया कि चलो ठीक है वो दुनिया भर में पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट कर रहा है, तो वी विल आल्सो सपोर्ट दैम। दैट वाज द प्रोसेस दैट वी मेंटेन एंड दैट वी सपोर्टेड आल्सो नाउ। बट द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेच अटेंशन ओवर हियर, दैट इज़ व्हाट कि अब ये जो 2 बाईपोलर है, एक जो यूएसए और एक ये यूएसएसआर है, इन दोनों में से किसके साथ जाना है, इसको क्या करें। तो इंडिया जो है वो पहला ऐसा देश था जिसने जो है बड़े खुलकर इंटरनेशनल स्टेज पे ये बात कही कि हम लोग दोनों में से किसी देश के पास नहीं जाएंगे और हम लोग जो हैं अपना एक नॉन अलाइनमेंट लेके चलेंगे। मतलब हम किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, हम नॉन अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। और नॉन अलाइनमेंट में हम आएंगे, ठीक है, दैट वाज आवर कंसर्न। इसके बारे में हमने बोला था लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है। हमने इसको कहा था कि भाई नॉन अलाइनमेंट की तरफ हम मूव करेंगे, जिससे कि जो है जो अच्छी चीज़ें होंगी हम दोनों देशों की लेंगे और जो गलत चीज़ें होंगी उसके हम दोनों अपोज करेंगे। ये वाला हमने प्रोसेस रखा। इसको देखे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जो थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार नेहरू बड़ा पावरफुल इंसान है यार। और हमारी पहली पॉलिसी भी ध्यान रखना इंटरनेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट, मतलब इंटरनेशनलिस्ट, आइडियलिस्ट और प्लस नॉन अलाइंड है। तो इंटरनेशनलिस्ट में तो मैंने आपको बता दिया तीनों देश में, और आपका आइडियलिस्ट के अंदर क्या है कि आइडियलिस्ट में अभी मैं बात कर ही रहा हूँ कि भाई नेहरू जी खुद बहुत आइडियलिस्ट इंसान थे, ठीक है ना। वो कॉलोनाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में सबसे आगे थे, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या हुआ कि नेहरू जी के सामने जब ये चीज़ नेहरू जी ने डिसाइड की कि हम जो है मतलब कि नहीं जाएंगे किसी भी मतलब कि किसी भी पावर के पास नहीं जाएंगे एंड वी विल गो फॉर द नॉन अलाइनमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे नेहरू जी ने ये बात बोली, उसका 1954 में जो है जब लगा कि इंडिया अमेरिका के साथ नहीं आने वाला, तो पाकिस्तान ने इंडिया जो है अमेरिका को साथ दिया। ये कह लो कि पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में चला गया और उसने क्या कर दिया, सीटो साइन कर दिया 1954 में। 1954 में जो सीटो साइन किया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया 1954 में पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गया। इसकी वजह से चाइना को इंडिया ने परसुए किया कि हम यहाँ पे आइसोलेट ना हो जाए, तो हम दोनों एक साथ में आ जाते। तो हमने पंचशील का समझौता साइन किया। पंचशील का मतलब क्या था कि हमें 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे उसमें रखे, जिस प्रिंसिपल को दोनों के दोनों देश जो है मेंटेन करेंगे। जिसमें क्या था, पहली बात तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, क्या कहते हैं नॉन एग्रेशन की पॉलिसी थी, किसी की भी
सोचने क्या कहते हैं जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसकी दोनों रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरा जो है क्या कहते हैं आपका इक्वालिटी या इक्विटी, ठीक है ना, उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और साथ में जो है आपका एक दूसरे की टेरिटरी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में हम दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये 5 हमारी पॉलिसी थी। पंचशील में हमने साइन किया था, ठीक है ना। ये आपका पैकिंग में हमने साइन किया था 1954 के अंदर। जैसे हमने ये साइन किया अमेरिका, फिर पाकिस्तान ने दूसरी एक ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन कर ली, दैट वाज सेंट्रो। अब सेंटो क्या था? सेंटो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं जो है सेंटो, इसने क्या कहते हैं साइन कर लिया। अब जैसे इसने ये साइन किया तो फिर क्या कहते हैं हमें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 1955 में क्या हुआ? 1955 में जो है आपका इंडोनेशिया के अंदर बांडुंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया खुद भी गया और पाकिस्तान को चाइना को भी वहाँ पे लेके आया, माओ जेडोंग को भी वहाँ पे लेके आया। और उन्होंने कहा कि जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलकर हम सारे के सारे नॉन अलाइनमेंट की तरफ आगे अहेड करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर इवेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1961 दैट विल टेक प्लेस। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और 1961 के अंदर जो है बेलग्रेड में हमारा जो है मीटिंग हुआ, और बेलग्रेड के अंदर फाइनली डिसाइड हुआ कि हमारे पास 10 प्रिंसिपल रहेंगे नॉन अलाइनमेंट के, और साथ में जो है 28 स्टेट्स ने जो है इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट, आई थिंक नो मेनली 6 स्टेट थे और 28 स्टेट आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आई थिंक बांडुंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। खैर, तो यहाँ पे 10 हमारे पास क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स बने, ठीक है, प्रिंसिपल बने। एक और चीज़ और हो गई कि बांडुंग में नेहरू जी ने थोड़ा सा ये बोल दिया कि भाई हम लोग जो हैं मतलब कि द इंडिया इज़ द लाइट ऑफ एशिया। जस्ट ये बात बोलने की वजह से थोड़ा सा नाराज़ हो गया साउथ ईस्ट एशिया। उन्हें लगा कि चाइना की तरह कहीं एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी ना हो इंडिया की, और कहीं इनका भुगतान हमें फ्यूचर में ना करना पड़े। इस चक्कर में थोड़ा वो डर गए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि भाई यहाँ पे जो है आपका दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि क्या कहते हैं हम लोग जब बांडुंग में गए तो वहाँ पे 6 देश मेन थे। पहले हमारा जो है आपका जो है जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, उसके बाद जो है आपका गवाल अहमद आई थिंक नासिर इजिप्ट के थे। उसके बाद वहाँ पे घाना के जो थे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, उनका नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद इंडोनेशिया के आपके जो है डॉक्टर सुकरानू थे, और उसका यहाँ से जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 1-2 देश और थे जो सारे के सारे देशों ने मिलकर फाइनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया 1961 में बेलग्रेड के अंदर। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया थोड़ा नाराज़ हो गया था, उनका सपोर्ट हमें मिला नहीं, और इसकी वजह से क्या हो गया कि एक इंसिडेंट और हो गया कि 1962 में जो है 1961 में एक इवेंट और हो गया। क्या हो गया कि भाई हमें जो है एशियो अफ्रीकन का क्या कहते हैं एक समिट हुआ था, एशियो अफ्रीकन समिट हुआ था। और ये समिट कब हुआ था ये एग्जैक्टली मैं डेट याद नहीं कर पा रहा, ठीक है, 1954, 52 एशियो और अफ्रीकन जो है सबमिट हुआ था 1952 के अंदर। और इसमें डीकोलोनाइजेशन को लेकर जो है अफ्रीका और एशिया दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इसकी बात हुई थी। फिर इन दोनों ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि आप डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं और आपके ही इंडिया के अंदर पुर्तगाल जो है वो बैठा हुआ है, सालाजार जो उसकी रिजाइम थी वो बैठा हुआ था मतलब कि आपका गोवा के अंदर, तो आप उसे क्यों नहीं हटा रहे। हमने उसे रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने कोई डिसीजन नहीं लिया और डेडलॉक क्रिएट कर दिया। इस डेडलॉक की वजह से क्या हो गया कि इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वहाँ पर फोर्स का यूज़ करेंगे, और हमने फोर्स यूज़ किया और हमने उसे स्नैच किया। जैसी ये बात बोली तो बताते कुछ टाइम पे ईरान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, आमिर समथिंग नाम था। उन्होंने कहा कि जिस तरह की मैं तो नेहरू को ये समझता था कि ये गांधी के जो है फॉलोवर है, लेकिन दिस मैन ब्रॉक द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी, एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड ऑल्सो रिटेलिएट लाइक क्या कहते फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। तो उसने पाकिस्तान को भड़काया इस बात को लेकर। खैर दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया और चाइना ने 1962 में इंडिया में अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया तो हम जो है इंटरनेशनली एक्सपोज हो गए कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई वी हैड टू पे फॉर इट, ठीक है ना। हमें इसके लिए क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था जो क्या कहते हैं आसियान कंट्रीज़ के अंदर मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। इसके चक्कर में क्या हो गया कि उन्होंने 1965 में उन लोगों ने जो है फाइनली क्या कर लिया कि उन्होंने आई थिंक आसियान को फ्रेम कर लिया 10 देशों ने मिलकर। 10 देश कौन कौन से थे, म्यांमार था, थाईलैंड था, लाओस कम्बोडिया वियतनाम था, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन 10 देशों ने मिलकर वहाँ पे फॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1960 जैसे क्या कहते हैं आपका ये इवेंट हुआ 1962 के अंदर। 1965 के अंदर दूसरा इवेंट ये हो गया कि जो है आपका पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। अब जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान से हमने रिटेलिएट किया, नो डाउट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान पर जैसे हमने किया तो इसमें अमेरिका नाराज़ हो गया, और अमेरिका नाराज़ हो गया पाकिस्तान के अटैक से, और उसने जो है इंडिया और
पाकिस्तान दोनों को मिलिट्री एड जो है देने से उसने मना कर दिया और सस्पेंड कर दिया और वो चला गया वियतनाम के अंदर। वो वियतनाम में अपना वॉर लड़ने लग गया और पाकिस्तान को लगा कि मैं आइसोलेट ना हो जाऊँ, इसलिए पाकिस्तान ने जो है चाइना से हाथ मिला लिया। अब जैसे चाइना से हाथ मिलाया तो इंडिया यहाँ पे आइसोलेट हो गया और इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया, क्या इंडिया ने कहा कि अब हम जो है किसके पास जाएंगे, पाकिस्तान के पास जाएंगे और रसिया के पास जाएंगे। और अक्टूबर 1970 के अंदर अक्टूबर नहीं अगस्त 1971 के अंदर जो है हम लोग रसिया में गए और 20 साल की पीसफुल ट्रीटी हमने वहाँ पे की। किसकी बात को लेकर पीसफुल ट्रीटी, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन को लेकर जो है हमने वहाँ पर ट्रीटी की थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जैसी ये ट्रीटी हुई तो उसके बाद जो है अक्टूबर के अंदर जो है आपका वहाँ पे हेनरी किसिंगर जो थे, हेनरी किसिंगर जो कि एनएसए हुआ करते थे और उसको निक्सन ने वहाँ से भेजा, प्रेसिडेंट जो थे मतलब कि अमेरिका के, निक्सन ने वहाँ से भेजा कि जाओ अब चाइना को समझाओ कि तुम कहीं आइसोलेट ना हो जाओ। इंडिया और क्या कहते हैं मतलब कि जो है तुम्हारा इंडिया और आपका रसिया एक हो गया और उस टाइम पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे रसिया और चाइना के बीच में। तो ऐसे में क्या हो गया, और रसिया ने चाइना ने जो है मतलब कि फाइनली जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पोस्ट जो है वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। इधर क्या हो गया कि इधर 1971 के अंदर जो है बांग्लादेश मतलब कि ईस्टर्न पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गया है, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गया और सिविल वॉर होने की वजह से जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स जो है वो आउटब्रेक हो गया और बहुत मेजर पॉपुलेशन इंडिया में आ गई, जिसकी वजह से इंडिया को जो है इंटरफेयर करना पड़ा इस पूरे के पूरे मूवमेंट में। और इंडिया ने जो है फिर मुक्ति वाहिनी को वहाँ पर सपोर्ट दिया और वहाँ के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को जो है सपोर्ट दिया गया, जबकि वो लीगली वहाँ के मतलब जीते हुए कैंडिडेट थे, तो इसलिए सपोर्ट दिया इंडिया ने। उसमें क्या होगा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए उसने कह दिया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जैसी ये वाली बात बोली तो इंडिया जो है उसने रसिया से हेल्प मांगी और रसिया ने अपना जो है मतलब कि जहाज़ भेज दिया, जिससे अमेरिका पीछे हो गया और हम लोग जो है इस वॉर को जीत गए। 93,000 जो है सोल्जर्स जो है उनसे वहाँ पर सरेंडर करवाया गया और जब उनसे सरेंडर करवाया गया तो उसके बदले में जो है वहाँ से जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका पाकिस्तान के, वो जो है शिमला के अंदर आए मिसेस इंदिरा गांधी के साथ जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उनके साथ वहाँ पर जो है एग्रीमेंट करने के लिए, जिसको 1972 का बहुत फेमस एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसे कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। उसमें जो है 3 मेन शर्तें थी, जिसमें 3 में से एक पहली शर्त ये थी कि अब से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसे मल्टीलैटरल नहीं बल्कि बिलैटरल तरीके से जो है मतलब बिलैटरली क्या कहते हैं हम उसे जो है सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअल कॉपरेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको हम बढ़ावा देंगे। और तीसरी चीज़ ये थी कि हम दोनों की जो लाइन है दैट विल बी LOC, वो हमारे बीच तब तक के लिए इंटरनेशनल लाइन के तौर पर रहेगी। ठीक है, इंटरनेशनल लाइन की तौर पर रहेगी, ये बात नहीं माने, लेकिन हाँ ये था कि LOC को सम्मान देने की बात दोनों ने कर दी, ये सीज फायर लाइन हमारी डिक्लेयर हो गई। उसका 1973 में क्या हो गया कि 1973 में जो है इजराइल और अरब के बीच में जो है वॉर शुरू हो गया और इस वॉर की वजह से जो है मतलब कि जो है पेट्रोल के प्राइसेस जो थे वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से हमारा जो है इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया। इसकी वजह से हमने क्या हुआ कि हमने जो है जितनी भी पेट्रोलियम कंट्रीज़ थी, ओपेक जो है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है, हमने उनसे जो है मदद मांगी कि प्लीज़ आप हम लोग को कुछ कंसेशन दे दो इस टाइम पे, लेकिन वो लोग हमारी नहीं माने और उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ा। हमें इकोनॉमिक काफ़ी क्राइसिस हुआ, पॉवर्टी अपने चरम पे पहुँच गई, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। इस महंगाई की वजह से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर सिविल वॉर का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया और 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी उनको जो है वहाँ पर मतलब कि इंडिया के अंदर जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी यहाँ पे लगाई तो इमरजेंसी का लगाने के बाद इंसिडेंट क्या हुआ कि 1975 में ये इवेंट तो हुआ, लेकिन 1977 में जो है वहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो चली गई और उसके बाद जो है मोरारजी देसाई हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक नए शब्द से नवाजा जिसको कहा गया जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम जेन्युइनली अब इस पर काम करेंगे, इसके बारे में बात करी मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने क्या किया, मोरारजी देसाई यहाँ से जो है उन्होंने कहा कि हम जो है आसपास में भी सपोर्ट बनाना चाहते हैं और पहली बार उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर, उन्होंने जो है फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पे भेजा आपका चाइना के अंदर, वो वहाँ पर मीटिंग करके आए। उस टाइम पे जो है चाइना के अंदर डेंग जियोपिंग आ चुके थे मतलब कि माओ जेडोंग के बाद, ठीक है। और डेंग जियोपिंग जो थे थोड़े से जो है वो मॉडर्नाइज आइडियोलॉजी के हुआ करते थे और वो जो है उन्होंने चाइना की क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का काम किया। यूँ समझ लो कि चाइना के डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा जाता है उन्हें, या PV नरसिम्हा राव, जो कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, ओपन इकोनॉमी को बढ़ावा देने में चाइना के अंदर उन्हीं का नाम आता है, डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग से मिलने अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे गए और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे कैल्विन थे शायद समथिंग, मेरे को जहाँ तक नाम याद नहीं आ रहा,
कैल्विन हुआ करते थे आई थिंक, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग गूगल कर लेना। 1979 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, वो इंडिया में आए, ठीक है, और हम लोगों ने एक म्यूचुअल जो है मतलब कि कॉपरेशन का मतलब कि दोनों जगह पे प्रस्ताव रखा। इतने में क्या हो गया कि 1979 में ये सारी चीज़ें ठीक हो ही रही थी कि हम चाइना के साथ दोबारा रिश्ते बना रहे थे, हम लोग अमेरिका के साथ रिश्ते बना रहे थे, दोबारा हम कर ही रहे थे कि इतने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो क्या हो गया कि ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हो गया। ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या हो गया कि अब यहाँ पे इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि ईरान को इंडिया सपोर्ट करेगा या उसको नहीं करेगा। अगर इंडिया को ईरान सपोर्ट करता है तो सऊदी अरबिया हमसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर सऊदी अरबिया, अच्छा एक चीज़ तो और थी, ईरान के साथ रिवॉल्यूशन तो हुआ ही हुआ, और वहाँ पे क्या होगा, सऊदी अरबिया के अंदर जो सेंट्रल वहाँ का जो मॉस्क था, जो वहाँ का सबसे बड़ा मस्जिद था, उसको सीज़ कर लिया गया वहाँ के रिवॉल्यूशनिस्ट के द्वारा। इस चक्कर में क्या हो गया कि अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। अगर हम सऊदी अरबिया को सपोर्ट करेंगे तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, और अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो सऊदी अरबिया नाराज़ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नाराज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरबिया और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी कंट्री है, और वही ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, और इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। आपको पता होगा कि जब खलीफा के दौर की लड़ाई शुरू हुई थी, जब पैगम्बर मोहम्मद ने कहा था कि जो है मेरे बाद जो इस पूरे मतलब सल्तनत को जो मतलब कि सॉरी इस पूरे के पूरे जो साम्राज्य को जो चलाएगा वो जो है अली अबू बकर जो है उसे चलाएगा। अब अबू बकर का नाम उन्होंने लिया था, इस वजह से क्या हो गया था कि जो लोग अली के सपोर्टेड थे वो सारे के सारे नाराज़ हो गए थे, और उन लोगों को, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे अली के जो सपोर्टर्स हैं और जो हैं उन लोगों को जो है ईरान की तरफ भागना पड़ा। और जब आपका जो है मतलब कि करबला का युद्ध हुआ, करबला के युद्ध के बाद तो खासकर ये सारे के सारे जो है आधे लोग यहाँ से निकल के ईरान चले गए और आधे लोग इजिप्ट चले गए थे। तो यू नो वेरी वेल कि जो है ईरान जो है तब से शिया कंट्री रहा है, और शिया कंट्री और यहाँ पे सुन्नी कंट्री जो सऊदी अरबिया है, इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई रहती है। तो इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये थी कि हम ईरान को सपोर्ट करें या सऊदी अरबिया को करें। हम इस प्रॉब्लम को सुलझाने वाले थे ही कि इतने में एक नई प्रॉब्लम और खड़ी हो गई हमारे सामने। वो क्या कि 1979 के अंदर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर या यूँ कह लीजिए रसिया ने जो है उस टाइम पे इन्वेजन कर दिया। अब इस इन्वेजन की वजह से एक और नया जो है क्वेश्चन इंडिया के सामने खड़ा हो गया कि आप तो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें क्या करते थे इंडियंस, अब बताइए कि भाई आप लोग कहाँ पे सपोर्ट करेंगे? आप यूएसएसआर का सपोर्ट अभी भी करेंगे, या क्या कहते हैं आप उसके खिलाफ बोलेंगे कि भाई यूएसएसआर तू जो है अफगानिस्तान से बाहर निकल, ये अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स का मैटर है, तू इसमें मत इन्वॉल्व हो, क्यों इसमें आ रहा है, क्यों आक्रमण कर रहा है? अब इंडिया का ये चैलेंज था, और आप जानते हैं कि 1971 के अंदर हमें इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो वॉर हुआ था उसमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ रसिया ही खड़ा हुआ था। दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोगों ने अगस्त 1971 के अंदर जो है रसिया के साथ जो है पीस ट्रीटी किया था 20 साल के लिए, और ऐसे में अगर हम रसिया के खिलाफ जाते तो रसिया से रिलेशन ख़राब हो जाते हमारे, और चाइना से भी हमारे रिश्ते ठीक हुए ही थे, अमेरिका से रिश्ते ठीक होने ही जा रहे थे कि ये सारे रिश्ते ख़राब हो जाते। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में किया जाए, और ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई इंडिया के सामने कि क्या मेजर। देखिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है। अगर एक का साथ दोगे तो दूसरे साथ टूट जाएगा, और दूसरे का साथ दोगे तो तीसरा टूट जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इंडिया ने क्या किया होगा सोचिए आप, ठीक है, आप सोचिए, मैं आता हूँ आपके पास। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या सिचुएशन, क्या टसल हो गई थी। यहाँ पे अगर हम ईरान का साथ देते तो सऊदी अरबिया नाराज़ होता, सऊदी अरबिया का साथ देते तो ईरान नाराज़ होता, और अगर हम रसिया का साथ देते तो अमेरिका और चाइना नाराज़ होता, जिनसे हमारे अभी रिश्ते ठीक होने जा रहे थे। ऐसे में क्या हो गया कि इससे में हमें बचने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसे में अमेरिका ने हमारा साथ दे दिया। अमेरिका ने क्या साथ दे दिया कि अमेरिका ने अपना एक कॉन्सुलेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है उसने मतलब खोल दिया। कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है, इसको एम्बेसी का एक सबऑर्डिनेट ब्रांच कहा जाता है। और कॉन्सुलेट के अंदर जो है मतलब कि अब कॉन्सुलेट अमेरिका ने वहाँ पे मतलब पाकिस्तान में ढूंढा, जिससे कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं या जो वहाँ के रिवॉल्यूशनरी हैं उनको सपोर्ट कर सके, उन्हें वेपन्स दे सके, उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे सके, जो कि वो यूएसएसआर के खिलाफ यूज़ कर सके। जो रसिया के जो सपोर्ट कर रहा है, जो रसिया की आर्मी है उसके खिलाफ उसे यूज़ किया जा सके। मतलब अफगानिस्तान के अंदर ही वो क्या कर रहा था अमेरिका कि एक नया वहाँ पर मिलिट्री विंग जो है तैयार कर रहा था कि जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े। और उनको ये कहा जा रहा था कि ये लोग आपके मजहब पे खतरा पैदा कर रहे हैं, ये लोग जो है आपके यहाँ पर जो है फीमेल्स को जो है मतलब कि वो एजुकेशन के बहाने जो है उनसे जो है हिजाब और बुर्का उतरवाया जा रहा है, उनको जो है फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है जो कि इस्लाम के खिलाफ है। उन लोगों को जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, साइंस की तरफ ले जाया जा रहा है जो कि खिलाफ है। अमेरिका वो देश जो खुद इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान में ऐसी बात कर रहा था। और उसने वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम था वहाँ पे मुजाहिदीन, जो आप मजहब पे जो मजहब के लिए लड़े उसे को कहते हैं मुजाहिदीन। तो मुजाहिदीन ने क्या किया, यहाँ पे
मुजाहिदीन ने जो है यहाँ से सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को यहाँ पर इन्होंने खड़ा किया, और मुजाहिदीन जो है मतलब कि इन्होंने सपोर्ट, मुजाहिदीन को इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशन देने स्टार्ट कर दिए। और मुजाहिदीन जो है वो क्या कर रहा था, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे ही मुजाहिदीन के खिलाफ को बैक सपोर्ट देने के बाद अमेरिका की दुनिया में एक्सपोज हुई, वैसे ही इंडिया जो है खुलकर सामने आ गया कि हम जो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब कि सारे कंट्रीज़ का यहाँ पे आना, इसलिए हम यूएसएसआर का जो है यहाँ पर साथ देंगे। क्योंकि भाई यूएसएसआर का हम साथ नहीं देते अगर अमेरिका इस तरह की ओछी हरकत नहीं कर रहा होता पाकिस्तान से घुसकर। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, और ऐसे में आप लोगों ने वहाँ पर जो है मुजाहिदीन को अगर आपने सपोर्ट दिया है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थ्रेट फॉर अस। और इवन आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ बिग थ्रेट, क्योंकि मुजाहिदीन बाद में क्या हुआ कि मुजाहिदीन से ही बाद में निकला तालिबान। वहाँ के तालिब मतलब वहाँ के स्टूडेंट को कहते हैं, आपको उर्दू में शायद तालिब कहते हैं, और वही तालिबों के ग्रुप को कहा गया तालिबान, जो कि बाद में बहुत बड़ा खतरा बना। बाद में मुजाहिदीन और तालिबान दोनों ने मिलकर जो है अलकायदा बनाया, और उसी अलकायदा ने 2001 के अंदर जो है अमेरिका के ट्रेडिंग सेंटर के ऊपर हमला किया। और उसके बाद अमेरिका ने उस टाइम पे क्लिंटन हुआ करते थे शायद, और क्लिंटन ने जो है ये शब्द जो है वो दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट रखा पहली बार, जिसको कहा है उन्होंने कि इस्लामिक टेररिज्म। ये जो शब्द है ना दुनिया के अंदर इस्लामिक टेररिज्म, इसको सबसे पहले लाने वाले ही अमेरिका, यूएसए था। और यूएसए में शायद बिल क्लिंटन ही हुआ करते थे, या शायद मेरे हिसाब से वही थे। खैर, हम वापस आते हैं आईआर के अंदर, हम अमेरिका में बाद में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 1979 में हमारे सामने अमेरिका ने दे दिया, हमें थोड़ी मतलब कि आसानी मिल गई। साथ में जो है साथ में ईरान को जो है वो इंटरनेशनल एक सपोर्ट मिल गया कि ठीक है, ईरान जो है वो अपना जो है रिवॉल्यूशन करने के बाद अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को ब्रिंग कर सकता है, और वो अपने देश को चला सकता है। तो वहाँ पर ईरान का मसला भी शांत हो गया, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर इंटरफेयर कर दिया। और सऊदी अरेबिया के अंदर भी बाद में रिवॉल्यूशन शांत हो गया। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हुई थी, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम फिर हमारे सामने थी कि भाई एशिया अफ्रीका जो क्या कहते हैं समिट था, हालांकि आपका एशिया अफ्रीका नहीं सॉरी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो समिट था, उस समिट में हमें जो है रसिया के खिलाफ वहाँ पे आंसर करना था। वो दिल्ली में ही होने वाला था, और उसकी लीडरशिप जो थी इस बार इंडिया के पास ही थी। उसमें सारी बातें हुई, लेकिन 1983 में हमने कोई भी बात जो है इस मैटर पर नहीं की। उसके अगले साल 1984 के अंदर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, जिसकी वजह से एक बार दोबारा से जो है इंडिया के अंदर एक इंक्यूबेंसी क्रिएट हो गई लीडरशिप को लेकर। और उस टाइम पर जो उनके बेटे राजीव गांधी आए। राजीव गांधी जो है थोड़े से मॉडर्नाइज मतलब मेंटालिटी के आइडियोलॉजी के हुआ करते, तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट किया। उन्होंने जो है वो जब बाहर गए, जब वो आई थिंक मेरे हिसाब से यूरोप या अमेरिका के दौरे पे थे, और वहाँ पे जब उन्होंने कंप्यूटर देखा तो उनका सपना बना कि मैं इंडिया में कंप्यूटर लेके आऊँगा। और उन्होंने कंप्यूटर के लिए इंडिया में कंप्यूटर लाने वाले बेसिकली इंडिया में राजीव गांधी का ही नाम आता है। उन्होंने जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है काफ़ी काम किया, और बहुत ही बेटर थिंकिंग के हुआ करते थे राजीव गांधी। एजुकेशन के अंदर भी जो पॉलिसी आई थी 1986 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनके टाइम पर ही आई थी, उसके बाद अभी 2020 में आई है। दूसरी बात ये थी कि राजीव गांधी ने कहा कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक जो है अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है मतलब कि अलग रहकर जो है अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग नहीं बना सकते। तो सबसे पहले वो उन्होंने क्या किया, 1987 में वो जो है सबसे पहले गए श्रीलंका, और श्रीलंका में उन्होंने पीस अकॉर्ड साइन किया। याद होगा श्रीलंका में इस टाइम पे जो है आपका लिट्टे जो है लिबरेशन फॉर तमिल टाइगर्स इलम जो है वहाँ पर प्रभाकरन की लीडरशिप में जो है वहाँ पर जो है आतंक मचा रहा था नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर, जाफना के अंदर, यू नो दैट। और जाफना में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसके चक्कर में जो है वहाँ के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक जयवर्धने थे मेरे हिसाब से, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट मांगा राजीव गांधी का, और राजीव गांधी ने उनसे कहा कि ठीक है, वी विल गिव सपोर्ट टू द श्रीलंका। और हमने एक पीस अकॉर्ड साइन किया। उस पीस अकॉर्ड में हमने अपने पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का वादा किया, बल्कि वादा नहीं किया बल्कि हमने पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर उतार भी दिया। 1987 में हमने श्रीलंका की मदद की। 1988 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चाइना गए, और 1954 के बाद पहली बार कोई जो है प्रधानमंत्री जो है मतलब कि चाइना गया था। इससे पहले 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो गए थे, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री गया था 1988 के अंदर। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी पीस ट्रीटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की, और हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अहेड करने की कोशिश की। साथ में उसके बाद अगले ही साल 1989 के अंदर जो है राजीव गांधी चले गए हमारे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग जो है मतलब कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे इन फ्यूचर। ये अकॉर्ड उन्होंने पाकिस्तान से किया। उसका 1989 में आपको पता है कि बहुत सारे सिचुएशंस हो गई। पहला तो यहाँ पे बोफोर्स स्कैंडल हो गया, मतलब कि बोफोर्स का जो स्कैंडल था, जो मतलब कि आप बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं मतलब लैम्पलाइट में आया। उसके बाद जो है राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। और
कोalition की गवर्नमेंट आई, लेकिन वो उतना अच्छा खासा नहीं कर पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे मेजर इंसिडेंट ये हो गया कि 1991 के अंदर यूएसएसआर फॉल कर गया। और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, वैसे ही जो है हमारे सामने अब चैलेंजेस नए थे। तो हमारी चैलेंजेस जब नए थे तो ऑब्वियसली हमारी पॉलिसी भी नहीं होने वाली थी। 1991 के बाद क्या हुआ कि एक एरा स्टार्ट हो गया प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी का जो ये एरा था, इस एरे के अंदर क्या था, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वर्ल्ड का, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया वॉज फेसिंग अनप्रेसिडेंटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो क्या कहते हैं और इंसिडेंट क्या हो गया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या कहते हैं आपका जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ। दूसरा जो है आपका जो है क्या कहते हैं कोल्ड वॉर खत्म हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि इंडिया के अंदर अनप्रेसिडेंटेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, क्योंकि पहली बार जो है मतलब कि आपका गल्फ वॉर जो है वो छिड़ गया 1991 के अंदर। जैसे ये गल्फ वॉर छिड़ गया 1991 के अंदर, ये जो है इंडिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए इंडिया को इसने मजबूर कर दिया कि भाई अगर हम अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंज नहीं लेके आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2 हफ्ते का जो था आपका कह लीजिए कि इंपोर्ट जो था, मतलब इंपोर्ट करने का जो हमारे पास जो फॉरेक्स हुआ करता था, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, वो सिर्फ 2 हफ्ते का था। 2 हफ्ते के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन पूरे इंडिया का रुक जाता, और हमारा इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन रुकने के बाद हमारी पूरी इकोनॉमी रुक सकती थी। दिस वॉज अ मेजर थ्रेट इन फ्रंट ऑफ अस। इसलिए हमें क्या हुआ कि हम लोगों को जो है जो है हम लोगों को वाशिंगटन कंसेंसस की तरफ जाना पड़ा। वाशिंगटन कंसेंसस क्या था? वाशिंगटन कंसेंसस जो था वो बेसिकली बात करता था कि वहाँ पर क्या था कि हमें लोन लेना था, और हम लोन लेने गए तो उसमें वर्ल्ड बैंक और क्या कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, दोनों की कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी कि आपको अपने देश के अंदर क्या लाना पड़ेगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और जितनी भी कंपनीज है ऑल ओवर द मतलब कि अमेरिका और बाकी देशों की, उनको अलाउ करना पड़ेगा अपने देश के अंदर आने के लिए, व्यापार करने देने के लिए। सो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग को अब अपनी क्लोज इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, वरना हम लोग जो हैं लोन नहीं उठा पाएंगे। और ये फैसला पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लिया। साथ में जो है हमने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उस टाइम पे ये कहा कि हम लोग जिस तरीके से वेस्ट को अब इग्नोर करके नहीं चल सकते, उसी तरीके से हम ईस्ट को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते, और हम लोग को अब लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब हमें ईस्ट की तरफ भी देखना पड़ेगा। और यहाँ से हमारी एक पॉलिसी आई, दैट इज़ नॉन एज द लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद जो है पहली बार जो है मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब कि आपका जो है नॉट पहली बार, आई विल से, राजीव गांधी के बाद 1989 के बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है 1993 में जो है वो भी चाइना गए, और चाइना जाकर उन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन की मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी अलॉन्ग विद LAC। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी अलॉन्ग विद LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके साथ हम लोग जो है चलेंगे, और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। साथ में क्या हुआ, उसी के कुछ साल बाद 1996 में जो है चाइना के भी जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो हमारे यहाँ पे आए, एंड दैट वो जियांग जैमिन हमारे यहाँ पे आए विजिट के लिए, और उन्होंने हमारे यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड। तो आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ। 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसका कोल्ड वॉर जो है वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद जो है गल्फ वॉर हुआ, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो अनप्रेसिडेंटेड तौर पे हमें देखने को मिला। इसकी वजह से हमें कहाँ जाना पड़ा? हमें जाना पड़ा आपका जो है वाशिंगटन कंसेंसस के पास जाना पड़ा, और उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशंस को मानना पड़ा, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी रिजर्वेशन, इस तरह की पॉलिसी करनी पड़ी। ठीक है, और साथ में हमें जो है जब हमने वेस्ट को देखा तो हम ईस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को भी लाने की बात कही। और साथ में क्या हुआ, उसके बाद हम लोग चाइना गए 1993 में, और वहाँ पर हमने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी अलोंग विद LAC। उसके बाद क्या हुआ, जियांग जैमिन जो है 1996 में चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया आए, और उन्होंने जो है हमारे यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किस बात का था? एग्रीमेंट था हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड। तो मिलिट्री फील्ड में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी उनका नाम था IK गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, जो हमारे देश के बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने जो है मतलब कि ये पॉलिसी दी थी, और इनकी ये पॉलिसी जो थी हमें देखनी है अब कि इसका क्या मतलब कि क्या मेजरमेंट था। तो गुजराल डॉक्टर, उनके अंदर जो है 5 बातें मेनली थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है गुजराल
डॉक्ट्रिन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा हर जगह कोट की जाती है वो यही कि हम जो है अपने पड़ोसी मुल्क, और पड़ोसी मुल्क में खासकर कौन कौन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, और अफगानिस्तान, इन 4-5 देशों में हम कभी भी जो है मतलब कि रेसिप्रोकल बेनिफिट्स के बारे में कभी ना सोचें, और हम जितना ज़्यादा हो सके इन्हें ऐड दें इनके बिलीव और ट्रस्ट को जीतने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने कहा कि नो साउथ एशिया कंट्रीज शुड बी अलाउड फॉर यूज़ फॉर अदर्स कंट्रीज यूज़, किसी दूसरी कंट्री का इस्तेमाल करने के लिए साउथ एशिया की किसी भी धरती का इस्तेमाल ना हो, ये हमेशा ध्यान रखें। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम लोग वो दखल अंदाजी ना करें, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम लोग हमेशा सम्मान दें, और जितने भी डिस्प्यूट हमारे बीच में होते हैं उसे बिलैटरली हम उसको जो है सॉल्व करें। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हमारी हुई 1996 तक। 1998 में फाइनली हमने जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने जैसे किया तो उसके बाद अमेरिका का जो है अमेरिका ने हम पे सेंक्शन लगा दिया, जैसा कि आप जानते हैं, जग जाहिर बात है। अमेरिका ने हम पे सेंक्शन लगाया, हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बट उस टाइम पर हमारे एनआरआईज जो थे उन्होंने संभाल दिया, उन्होंने खूब पैसे भेजे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2000 के अंदर क्लिंटन जो है वो हमारे देश में आए, और क्लिंटन ने हमारे यहाँ पे जो है मतलब विजिट किया। क्लिंटन ने जब हमारे यहाँ पे विजिट किया तो उसके बाद जो है उसके बाद आपको पता है कि 2001 में जो है मैंने बताया अभी कि अलकायदा ने जो है वो अटैक कर दिया था आपका जो है अलकायदा ने अटैक कर दिया था ट्रेडिंग सेंटर जो है वहाँ पे अमेरिका के, जिसकी वजह से उनको लगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अब वाकई में उन्होंने ये इस्लामिक टेररिज्म का नारा दिया, और साथ में उन्होंने देखा कि भाई चाइना जो है वो भी एक ग्रोइंग पावर की तरफ जो है आगे निकल रहा है, क्योंकि 1998 के बाद जो है मतलब 1989 के बाद चाइना ग्रो होना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जो ग्रो हुआ तो बहुत ग्रो होता चला गया। इस वजह से उन्हें लगा कि भाई बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए अब हमें एशिया में कोई अपना पार्टनर रखना पड़ेगा। रसिया ऑलरेडी हमारा पार्टनर नहीं है, चाइना ऑलरेडी हमारा पार्टनर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कौन, तो ऐसे में उन्होंने कहा इंडिया विल बी द बेस्ट। तो 2005 के अंदर क्या हुआ कि और एक तो 2001 का जो सेटबैक पाकिस्तान से मिला, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान कह सकते हैं आप, ठीक है। तो तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान से, वो भी तालिबान का एक ब्रांच है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट होता है। तो आतंकवाद समझ लो कि दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में फाइनली क्या हुआ कि हमारा जो है सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, ठीक है, और सिविल न्यूक्लियर डील के बाद जो है हमारे ऊपर से सैंक्शन जो है हटा लिए गए। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें न्यूक्लियर हटा भी लिया हो गया, और हमें जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा भी मिल गया, ठीक है ना, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर का। उसके बाद हम लोगों ने फिर से कोशिश की 1999 के अंदर जो है हम लोग एक मतलब कि जो है हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते थोड़े से और सुधार सके। हम लोगों ने एक बस यात्रा शुरू की थी, मेरे हिसाब से शायद दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा थी ये। और बाद में जब लाहौर बस यात्रा शुरू की और उसके बाद क्या हुआ, हमें मिला क्या, हमें ये मिला कि 1991 के अंदर जो है 1999 के अंदर कारगिल वॉर हो गया। और कारगिल होने के बाद जो है मतलब कि हमारा जो भरोसा जो पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत भी उठ रहा था वो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हमारे सामने क्या होगा, दूसरा इंसिडेंट हो गया IC-841, हमारा जो है वो एरोप्लेन जो है उसको हाईजैक कर लिया गया, वो भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास जो तीसरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि 2001 के अंदर जो ब्लास्ट हो गया था, अच्छा तीसरा इंडिया में क्या कहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद हम लोगों ने टेररिज्म को जो है ग्लोबल मुद्दा बनाने के लिए जो है हमने संकल्प ले लिया, और हमें अमेरिका का साथ मिला जो 2001 में जो है वहाँ के ट्रेडिंग सेंटर पर अटैक हुआ। उसके बाद 2008 में जो मुंबई का बम ब्लास्ट हुआ उसने और ज़्यादा हमें जो है मतलब कि मजबूती दे दी कि अब हमें जो है न्यूक्लियर को जो है वो ग्लोबल कोर्स या ग्लोबल क्या कहते हैं इशू के रूप में जो है क्या कहते हैं मतलब लेके आना चाहिए। और अब जो है मतलब कि अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर जो है इसके लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है मेड टेररिज्म एज अ ग्लोबल एजेंडा विच आइसोलेटेड पाकिस्तान, और इससे हमने पाकिस्तान को कई हद तक आइसोलेट भी कर दिया है। और उसके बाद जो है अलाउड फॉर क्लोजर एंटी टेररिज्म कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इससे क्या होगा कि एंटी टेररिज्म जो है हम कॉपरेशन हमारे और USA के बीच में हुआ। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट वो हो गया कि 2008 में जो है ग्लोबल रिसेशन आ गया, और ग्लोबल रिसेशन के आने के बाद जो है दैट वाज अ बिग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ग्लोबल रिसेशन के आने की वजह से जो है दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आया। G20 की कंट्रीज़ के अंदर, G20 में से G8 और G20 के कंट्रीज़ के अंदर आया, लेकिन इंडिया इससे जो है बचा रह गया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है G20 की जो है लीडर्स प्रेसिडेंसी के लिए जो है बुलाया गया, उनको इतना सम्मान दिया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर आपने इसको कैसे सेव किया अपनी कंट्री को, हमें भी बताएं। और उसके बाद हमारा मान सम्मान बढ़ा। आप एक बात सोचिए कि
1962 में जहाँ पर हमें जो है मतलब ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है मतलब आप 1947 ले लीजिए। 1947 में जो है हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा मतलब कि हम कहाँ पे खड़े थे, हम लोगों के पास पहनने के लिए सही से मतलब कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए उतना खाना नहीं था। अमेरिका से PL 480 मंगवा कर हम लोग जो है मतलब कि अपना गुजारा कर रहे थे। ये वो देश था जो 1962 में जो है जब वॉर हुआ तो हम एक्सपोज हो गए ग्लोबली कि हमारे पास उतनी मिलिट्री जो है प्रिपेयर्डनेस अच्छी नहीं है। वही देश जो उस स्टेज पे खड़ा था 2008 में आने के बाद जो है G20 दुनिया के जो सबसे बड़े 20 देश हैं उनका ग्रुप जो है, हालांकि मेंबर हम भी हैं उसके, लेकिन हमारे अलावा बात हो रही है यहाँ पे, उन सभी लोगों ने हमें बुलाया और हमसे रिकमेंडेशन ली कि बताइए कि ग्लोबल रिसेशन को कैसे जो है उससे कैसे निजात पाया जा सके। तो ये हमारी इमेज बढ़ी, आगे हमारी और इमेज अच्छी हुई है और हम आगे हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा और स्ट्रॉन्ग हुआ है बाकी देश के मुल्कों, दुनिया के मुल्कों के साथ। साथ ही जो है हमारे आगे और भी मेजर चैलेंजेस हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं वो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है 2008 के बाद आखिर और क्या क्या हुआ पिछले 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर, उन सब की कहानी जो है वो आने वाली कुछ क्लासेस में आपसे डील करूँगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कोशिश की है एक फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप पूरी कहानी समझाने की, कैसे कैसे इंडिया जो है आगे बढ़ा है। आई विश कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।